Hello friends, my name is Khushbu Jaiswal and I welcome you on my channel Shine with Science. So in the previous video we have already discussed about the taxonomy, the introduction and the introduction of biosystematics. Now in this video first of all we will discuss about the types of taxonomy and then we will discuss about the historical resume of systematics. So first of all stages या टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी, स्टेजेस या टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी क्या होता है, ठीक है। तो ये जो दिया था, तीन टाइप्स दिए थे ट्यूरेल ने। ट्यूरेल एक थे साइंटिस्ट, उन्होंने नाम दिया था, स्टेजेस दिए थे या टाइप्स कह सकते दिए थे टेक्सोनॉमी के। उन्होंने तीन दिए थे, पहला था अल्फा टेक्सोनॉमी, दूसरा बीटा टेक्सोनॉमी और तीसरा ओमेगा टेक्सोनॉमी। तो अल्फा टेक्सोनॉमी जो थी उसमें क्लासिफिकेशन किस आधार पे होता था, उसमें क्या किया जाता था कि ऑर्गेनिजम्स जो स्पीशीज़ थी, जो प्रजातियां थी, उनको आइडेंटिफाई किया जाता था और कैरेक्टराइज किया जाता था उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के आधार पे, मतलब उनके मॉर्फोलॉजी के आधार पे, बाहर से वो जैसे दिखते हैं उस आधार पे उनको क्लासिफाई कर दिया गया, ठीक है। एक तरीके से माना कहा जाए कि अल्फा टेक्सोनॉमी जो है सबसे ओल्डेस्ट वन है, क्लासिकल टेक्सोनॉमी है एक तरीके से, कि पहले के ज़माने में एक यही तरीका था, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजीज़ का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उस समय कई सारी चीज़ें नहीं आई थी एग्जिस्टेंस में। इस वजह से अल्फ़ा टेक्सोनॉमी जो है एक क्लासिकल टेक्सोनॉमी है, उसमें सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन किया गया ऑर्गेनिजम्स का अल्फ़ा टेक्सोनॉमी में। वहीं बीटा टेक्सोनॉमी की हम बात करें तो इस स्टेज में क्या होता है कि स्पीशीज आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्किक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज फ्रॉम लोअर टू हायर कैटेगरीज, ठीक है। फिर आया बीटा टेक्सोनॉमी। बीटा टेक्सोनॉमी में अरेंज किया गया ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्किक सिस्टम। हायरार्किक यानी कि कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस में अरेंज किया गया। कैसे सीक्वेंस में? लोअर टू हायर कैटेगरी, लोअर टू हायर कैटेगरी में ले जाया गया। मीन्स लोअर से कि पहले क्या हुआ कि कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें ये कैरेक्टर पाए जा रहे थे, सॉरी जिनमें ये कैरेक्टर्स नहीं पाए जा रहे थे। कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर है जो एक ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जा रहा है। फिर फर्दर क्या हुआ, थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो किसी और ऑर्गेनिज्म में वो कैरेक्टर पाया जा रहा है, ठीक है। जो कैरेक्टर पिछले ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जा रहा था वो कैरेक्टर उसके नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है उसमें पाया जा रहा है। फिर ऐसा हो सकता है कि उसके जो दूसरा और कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें जो कैरेक्टर पाया जा रहा हो वो पहले वाले ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जा रहा है। तो इस तरीके से जो भी, जैसे हम जूलॉजी में अपने पढ़ते हैं इनवर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स में बैकबोन, स्केलेटन, नोटोकॉर्ड ये सब नहीं प्रेजेंट था और फिर डेवलपमेंट हुआ, वर्टिब्रेट्स में ये सारी चीज़ें अपीयर हो गई। तो ये जो वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट में क्या है, ये हम लोअर से हायर कैटेगरी में जाते हैं, राइट। इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट की तरफ अगर हम बात करें तो ये क्या है, हम लोअर से हायर की कैटेगरी में जा रहे हैं। तो ये क्या है, एक हायरार्की है। दिस इज दी हायरार्किक सिस्टम, एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया गया। और ये इस अरेंजमेंट में क्या किया जाता है कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को तो ध्यान में रखा ही जाता है, साथ ही साथ इंटरनल एनाटॉमी भी, मतलब आंतरिक जो संरचना है बॉडी की, जितनी स्टडी की जा सकती है वो हो, फिजियोलॉजिकल हो गया, साइटोलॉजिकल हो गया, और फिर इम्ब्रोलॉजिकल हो गया, इथोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, इन सारी चीज़ों का इसमें ख्याल रखा जाता था। और उस बेसिस पे फिर ऑर्गेनिजम्स का को अरेंज कर दिया जाता था फ्रॉम लोअर टू हायर कैटेगरी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ओमेगा टेक्सोनॉमी। ओमेगा टेक्सोनॉमी में क्या है, इस स्टेज में इंट्रा स्पेसिफिक डिफरेंसेस और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में स्टडी किया जाता है। ओमेगा टेक्सोनॉमी जो टाइप है टेक्सोनॉमी का, जो कि ट्यूरेल ने दिया था, तीसरा टाइप है ये। इसमें क्या होता है कि इंट्रा स्पेसिफिक डिफरेंसेस, सबसे पहले तो जानना है कि इंट्रा स्पेसिफिक क्या होता है। जब कोई पॉपुलेशन है उसमें स्पीशीज पाई जा रही है, ठीक है, तो उन स्पीशीज में आपस में ही जो वेरिएशंस पाए जा रहे हैं, ठीक है, स्पीशीज में आपस में ही जो वेरिएशंस पाए जा रहे हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स क्या हैं, हम होमो सेपियंस, सेपियंस हमारी स्पीशीज है, ठीक है। अब जो ह्यूमंस पाए जा रहे हैं वो हम हैं सेपियंस, हमारी स्पीशीज है सेपियंस। अब क्या सारे ह्यूमंस एक जैसे हैं? नहीं है, मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट है,
इंटरनल एक तरीके से मॉर्फोलॉजी भी, कुछ कैरेक्टर्स आपको बाहर से कुछ डिफरेंट डिफरेंट, जैसे सपोज स्किन का कलर, आप कुछ रीजन्स में चले जाएंगे स्किन का कलर डिफरेंट होता है, तो क्या होता है आई का कलर, हेयर का कलर, ऐसे ऐसे कुछ कैरेक्टर्स का डिफरेंस पाया जाता है। स्पीशीज़ के अंदर ही क्या वेरिएशंस पाए जा रहे हैं जब हम उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, स्पीशीज़ में ही क्या वेरिएशंस पाए जा रहे हैं, तो उसे हम इंट्रा स्पेसिफिक डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है ओमेगा टेक्सोनॉमी में, यही किया जाता है कि इंट्रा स्पेसिफिक डिफरेंसेस की स्टडी की जाती है कि एक स्पीशीज़ है, एक प्रजाति है, उनमें आपस में ही क्या भिन्नताएं हैं, ठीक है, उनमें आपस में ही क्या भिन्नताएं हैं, प्लस उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, कि वो कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है, कैसे हुआ है। अब जैसे वही कि हम ह्यूमंस की बात कर ले, जैसे होमोसेपियंस हैं हम लोग, तो होमोसेपियंस की बात कर ले तो कैसे हम लोग का इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, कैसे हुआ है। तो सबसे पहले जो थे आए थे होमिनिड आए थे, ठीक है, फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे वो होमिनिड जो थे वो थोड़े बेंड थे, वो थोड़ा झुक के चलते थे। फिर होमो हैबिलिस आए, होमो हैबिलिस आए, वो उनका भी फेस मंकी जैसा था, ठीक है, और वो थोड़ा सा और खड़े हुए, ठीक है, हाइट उनकी शॉर्ट थी। फिर होमो इरेक्टस आए, तो ये क्या हुआ, इरेक्टस आए तो वो बिल्कुल इरेक्ट होके चलना शुरू कर दिए। मंकी जैसा फेस अभी भी था, पूरी तरीके से फेस के में चेंजेस नहीं आए थे। फिर होमो निएंडरथैल्स आए, होमो निएंडरथैल्स आए, उनकी हाइट थोड़ी बढ़ी इरेक्टस से, वो थोड़ा और ज़्यादा इरेक्ट हुए, और उनके फेस के फेस के फीचर्स में भी चेंजेस आए। फिर फाइनली आ गए होमोसेपियंस, होमोसेपियंस आ गए। तो होमोसेपियंस क्या है, वो बिल्कुल स्ट्रेट हम लोग हैं होमोसेपियंस, हम लोग का पोस्चर क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है। फेस जो है हम लोग का जो पहले हमारे जो इवोल्यूशनरी एंसेस्टर्स थे उनके फेस मंकी जैसे थे, तो इस तरीके से क्या हुआ है, अब ऐसा नहीं है, अब होमोसेपियंस का फेस मंकी जैसा नहीं है, चेंज हो गया है, जॉज अंदर चली गई है, तो जो जॉज बहुत ज़्यादा निकली थी बाहर वो अंदर चली गई है। तो इससे क्या हुआ है कि हमारा फेस जो है फ्लैट हो गया है। पहले होमो निएंडरथैल्स और होमो इरेक्टस में ऐसा नहीं था, ठीक है, उनके बॉडी पे बहुत ज़्यादा बाल पाए जाते थे। अब क्या है, हम होमोसेपियंस की बॉडी में थोड़े कम हेयर पाए जाते हैं। तो ये है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, होमोसेपियंस की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो ओमेगा टेक्सोनॉमी में किसकी स्टडी की जाती है और किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो वो है इंट्रा स्पेसिफिक डिफरेंसेस, यानी कि स्पीशीज़ के अंदर आपस में ही क्या भिन्नताएं हैं और प्लस उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, वो कैसे 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 उनका ओरिजिन हुआ, कैसे कैसे उनमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या किन किन चीज़ों का कौन कौन से कैरेक्टर्स एलिमिनेट हुए और कौन से नए कैरेक्टर्स डेवलप हुए, ठीक है। तो ये बात रही ओमेगा टेक्सोनॉमी की। तो ये है 3 स्टेजेस ऑफ टेक्सोनॉमी, या इन्हें टाइप्स भी कह सकते हैं, जो कि ट्यूरेल ने दिया था, अल्फा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी एंड ओमेगा टेक्सोनॉमी। अल्फा टेक्सोनॉमी जो है वो क्लासिकल टेक्सोनॉमी है, इसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल फीचर्स के आधार पर क्लासिफिकेशन कर दिया गया। बीटा टेक्सोनॉमी में क्या किया गया, लोअर टू हायर कैटेगरीज में ऑर्गेनिजम्स को बांट दिया गया, क्लासिफिकेशन कर दिया गया, उनको एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया गया, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। और ओमेगा टेक्सोनॉमी में स्पीशीज़ के बीच में ही जो डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं और उनकी इवोल्यूशनरी की हिस्ट्री के आधार पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ और स्टेजेस इन टेक्सोनॉमी। नाउ द नेक्स्ट इज द हिस्टोरिकल रिज्यूम ऑफ सिस्टमैटिक्स। हम अगर हिस्टोरिकल रिज्यूम की बात करें, सिस्टमैटिक्स की हिस्टोरिकल रिज्यूम मीन्स कि उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे सिस्टमैटिक्स में क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। क्योंकि क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है ये चला आ रहा है बहुत एंशियंट टाइम से, बहुत पुराने समय से, लंबे समय से चला आ रहा है, करीब 2-3 हज़ार साल पहले से चला आ रहा है। क्योंकि जब लाइफ की शुरुआत हुई उसके बाद क्या है कि जब ह्यूमंस आए तो उन्होंने क्लासिफाई करना शुरू कर दिया ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। तो हिस्टोरिकल रिज्यूम ऑफ सिस्टमैटिक्स की बात करें तो इसमें हम पूरी ओवरऑल हिस्ट्री पढ़ेंगे, मतलब स्टार्टिंग से लेके अब तक क्या क्या चेंजेस आते गए, किन लोगों ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया क्लासिफिकेशन में, तो ये सारी चीज़ें हिस्टोरिकल रिज्यूम ऑफ सिस्टमैटिक्स में हम जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, जानते हैं। तो इसमें क्या है, 6 फेजेस है। जो क्लासिकल जो हिस्टोरिकल रिज्यूम है टेक्सोनॉमी की, इसमें टोटल इसको 6 फेजेस में डिवाइड किया गया है। कितने फेजेस में,
6 फेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। हाउ मेनी फेजेस? 6 फेजेस। 6 फेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। सारे फेजेस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला फेज जो है फेज 1, ठीक है, दिस इज फेज 1। फेज 1 की बात करें तो स्टडीज डन बाय नेटिव्स और ट्राइबल्स, स्टडीज डन बाय नेटिव्स और ट्राइबल्स, ठीक है। तो ये फेज 1 है। इस यहाँ पे क्लासिफिकेशन मतलब कैसे किया जाता था? क्लासिफिकेशन की बात करें, ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता था? उस टाइम पे भी ऑर्गेनिजम्स ऑब्वियसली होते थे, प्लांट्स में, एनिमल्स में, सब में होते थे, इंसेक्ट्स भी होते थे, सब पाए जाते थे। तो जो नेटिव्स होते थे, जो ट्राइब, उस पहले के ज़माने के लोग क्या होते थे, वो देखते थे ऑर्गेनिज्म के बाहर के कैरेक्टर्स को, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, कुछ नहीं था कि उसको प्रॉपर ऑब्जर्व किया जा सके, उसके इंटरनल कैरेक्टर्स तक पहुंचा जा सके, ठीक है। तो बेसिकली तो फिर वही था कि स्टडीज़ जो कि वहाँ के जो लोकल लोग होते थे, अपने रीजन के जो भी उनको प्लांट्स या एनिमल्स नज़र आते थे, उसका वो जो है कि एक स्टडी करते, उसको बाहर से उसके कैरेक्टर्स को देखते थे, एनालाइज करते थे और उसको क्लासिफाई कर देते थे कि अच्छा ये प्लांट है और ये एनिमल है, सिंपल लाइक दिस। तो उसी टाइम पे क्या थे? एरिस्टोटल थे, जिन्हें आप हिंदी में आप अरस्तु कहते हैं, एरिस्टोटल, ठीक है। ये जो एरिस्टोटल थे, इन्हें हम फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है। यही है फादर ऑफ बायोलॉजी भी, यही है फादर ऑफ जूलॉजी भी, ठीक है। अगर बायोलॉजी कोई पूछता है फादर ऑफ बायोलॉजी तो एरिस्टोटल, अगर पर्टिकुलरली कोई पूछता है फादर ऑफ जूलॉजी तो एरिस्टोटल, ठीक है। अगर कोई पूछता है फादर ऑफ बॉटनी तो वो दूसरे हैं, ही इज थियोफ्रास्टस, ओके। और इन्हीं को हम फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इन्हीं को हम फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक, इन्हीं को हम फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ये अरिस्टोटल जो थे करीब 2000 साल पहले ये जो है कि एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने सिंपल जो है कि ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया और उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को मतलब मॉर्फोलॉजी, उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को जो है कि देखा और उस बेसिस पे वो जो है कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने लगे डिफरेंट कैटेगरीज में। एरिस्टोटल जो है उन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है और फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। तो देखते हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या है क्लासिफिकेशन में, टेक्सोनॉमी में। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने सबसे पहले डेवलप किया क्लासिफिकेशन का सिस्टम, जो सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आया, इन्होंने ही स्टार्ट किया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इनका जो क्लासिफिकेशन का जो आधार था वो क्या था, बेसिस जो था, जिस बेसिस पे क्लासिफाई किया इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को, वो था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी कि बाहर से दिखने वाले जो भी कैरेक्टर्स थे उसके आधार पे इन्होंने जो है क्लासिफाई कर दिया ऑर्गेनिजम्स को। जैसे कि प्लांट्स को इन्होंने क्लासिफाई कर दिया हर्ब, श्रब्स और ट्रीज में, और एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया उनके हैबिट्स के, उनके हैबिटेट के आधार पे, मीन्स वो रहते हैं कहाँ, ठीक है। तो वो रहते हैं एक्वेटिक हो सकते हैं या टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं। तो बस यही इन्होंने कैटेगरी दे दी, प्लांट्स और एनिमल्स की कैटेगरी दे दी, उनमें कितना परफेक्शन है, एक परफेक्शन के आधार पे इन्होंने क्लासिफिकेशन दे दिया, ठीक है। प्लांट्स है, बाहर से दिख रहा है, ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये और बड़ा है, तो वो हर्ब, शब और ट्री हो गया, ठीक है। एनिमल्स है, वो कहाँ रह रहे हैं, हैबिटेट उनका क्या है, वो रह रहे हैं, कुछ रह रहे हैं जो है कि ज़मीन पे, कुछ रह रहे हैं पानी में, कुछ दोनों में रह रहे हैं। तो इस आधार पे उन्होंने सिंपल प्लांट और एनिमल्स में ऑर्गेनिज्म को जो है कि बांट दिया, उनका क्लासिफिकेशन कर दिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल इनका जो आधार था
बेसिस जो था, इनका जो बेसिस था ऑफ क्लासिफिकेशन, वो क्या था? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाज मॉर्फोलॉजी, यानी कि बाहर से दिखने वाले जो भी मॉर्फोलॉजी, जो भी इस कैरेक्टर्स थे, वो उनके क्लासिफिकेशन का आधार था। ठीक है, लेकिन फिर इतना ही तो काफ़ी नहीं था, और भी चेंजेस आए। ठीक है, और भी चेंजेस आए, तो और भी चेंजेस मतलब कैसे आए? ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने मतलब एनिमल्स को तो उन्होंने उनके हैबिटेट पे के आधार पे उन्होंने बांट दिया। फिर जो है कि प्लांट्स को एज हर्ब, शब एंड ट्री उन्होंने क्लासिफाई कर दिया, मतलब परफेक्शन के आधार पे कि कौन कितना परफेक्ट है और कैसा उनका मतलब डेवलपमेंट है, उस आधार पे उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। फिर आता है सेकेंड फेज आता है फेज 2 है ये। ठीक है, फेज टू में कंट्रीब्यूशन था किसका? फेज 2 जब आया, क्लासिफिकेशन में एक बड़ा चेंज आया, रिवॉल्यूशन आया, और किसका कंट्रीब्यूशन था उसमें? कैरलस लीनियस हमने बताया था, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कैरलस लीनियस के बारे में कि ही इज़ द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। और ये जो टेक्सोनॉमी में सबसे ये लेके आए थे एक एक जो है कि तरीका लेके आए थे, जिससे कि क्लासिफिकेशन का जो तरीका है वो थोड़ा इजी हो गया। वो क्या था? इनका कंट्रीब्यूशन था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं तो वो होता है नोमेनक्लेचर। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में मतलब इसमें दो पार्ट्स होते हैं, नाम में, साइंटिफिक नेम में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है जेनरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक नेम। जेनरिक नेम इज फॉर जीनस एंड स्पेसिफिक नेम इज फॉर स्पीशीज। ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था कैरलस लीनियस ने। तो इससे क्या हुआ कि एरिस्टोटल के टाइम पे जो फेज 1 था उसमें लोकल नेम्स दे दिए गए, ऑर्गेनिजम्स को लोकल नेम्स दे दिए गए, अलग अलग रीजन में वो लोकल नेम से पुकारे जाएंगे, बुलाए जाएंगे, तो वो क्या होगा? इजी नहीं होगा। ठीक है, हर कोई हर लैंग्वेज नहीं जानता है, तो क्या हुआ कि डिफ़िकल्टी आई, ऑर्गेनिजम्स को पहचानने में, उनको क्लासिफाई करने में दिक्कतें आ रही थी। तो कैरलस लीनियस ने ये रास्ता निकाला कि हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं, हम एक साइंटिफिक नेम दे देते हैं। ठीक है, दो नाम दे देते हैं किसी हर ऑर्गेनिज्म को, इससे क्या उसको यूनिवर्सल बना देते हैं, मतलब वो पूरे दुनिया में वो नाम मान्य होगा। ठीक है, तो जैसे हमारे हिंदी में होता है संस्कृत, एक होली लैंग्वेज होता है हमारे हिंदुओं में, वैसे ही वहाँ पे हुआ करता था लैटिन लैंग्वेज, उनका एक होली लैंग्वेज है। तो वो लैटिन लैंग्वेज में उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो दिया, मतलब ऑर्गेनिजम्स का नाम लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होगा। ये कहीं भी आप जाएंगे, अगर आम है वो जो है वो मैग्नीफेरा इंडिका है तो वो मैग्नीफेरा इंडिका ही होगा हर जगह। हम आम बोलेंगे या मैंगो बोलेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग उसको समझ जाए कि हाँ हम आम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैग्नीफेरा इंडिका बोलेंगे तो पहचान जाएंगे, जान जाएंगे। तो यही चीज़ है कि उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का उन्हें कंट्रीब्यूशन किया सेकेंड फेज में। तो इससे क्या हुआ कि क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है, टेक्सोनॉमी जो है वो थोड़ा ईजी हो गया और बेहतर हो गया। ठीक है, तो ये सेकेंड फेज में इनका कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने दो बुक लिखी थी, एक था सिस्टेमा नेचुरी और दूसरा था स्पीशीज प्लांटरम। तो जो इनकी बुक थी सिस्टेमा नेचर, जो इन्होंने 1758 में लिखा था। सिस्टेमा नेचर
इनकी जो बुक थी जो कि 1758 में इन्होंने लिखी थी, इसमें इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था। इस बुक में इन्होंने कम से कम अराउंड 4000 स्पीशीज़ जो थे एनिमल्स के, उन्हें जूलॉजिकल नेम्स दिए थे, और उससे भी ज़्यादा प्लांट्स को इन्होंने बोटानिकल नेम दिया था। जी हाँ, जब एनिमल्स का साइंटिफिक नेम रखते हैं तो उन्हें जूलॉजिकल नेम्स कहते हैं, और जब प्लांट्स का साइंटिफिक नेम रखते हैं तो उन्हें बोटानिकल नेम्स कहते हैं। ओके, तो इन्होंने अपनी बुक सिस्टमा नेचर में कई सारी स्पीशीज़ को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया। एनिमल्स, प्लांट्स सभी इंक्लूडेड थे उसमें, ठीक है। तो एक सेकेंड फेज में ये कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ, लीनियस का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ, उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। फिर आया थर्ड फेज, तीसरा फेज आया, थर्ड फेज जो था ये था अ सेंचुरी ऑफ स्लो मेटामॉर्फोसिस, अ सेंचुरी ऑफ स्लो मेटामॉर्फोसिस, मतलब एक ऐसा दौर आया जब थोड़ा धीमी पड़ गई रफ्तार क्लासिफिकेशन की। एक ऐसा दौर आया जब क्लासिफिकेशन में जो टेक्सोनॉमिस्ट की जो खोज थी, जो उनके रिसर्च थे, जो उनके जो भी फाइंडिंग्स थी, वो थोड़ी धीमी पड़ गई, ठीक है। अब लिनियस ने तो भाई निकाल दिया सिस्टमा नेचर में अपने जो है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दे दिया। अब उसके बाद थोड़ी एक ऐसा फेज़ आया जब क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमी का जो भी है वो थोड़ा धीमा पड़ गया उसका रफ्तार। इसमें जो है कि लेमार्क आए, लेमार्क ने अप्रोच किया, क्लासिफिकेशन किया इनवर्टिब्रेट्स का, ठीक है। इस फेज में कौन आए? लेमार्क आए, ठीक है। लेमार्क ने क्या किया? इनवर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। इन्होंने इनवर्टिब्रेट्स का थोड़ा क्लासिफिकेशन किया, ठीक। इनका जो था कि इन्होंने क्या किया, कैसे किया, इन्होंने आर्कनेट्स को इंसेक्ट से अलग किया। आर्कनेट्स यानी कि आर्थ्रोपोड्स को इन्होंने इंसेक्ट की कैटेगरी से अलग कर दिया। पहले क्या था, आर्थ्रोपोड और इंसेक्ट एक ही कैटेगरी में आते थे, एक ही ग्रुप में उनको डाला गया था। पर इन्होंने कहा कि नहीं, आर्थ्रोपोड्स अलग है और इंसेक्ट्स जो हैं अलग हैं, क्योंकि उनकी जो कुछ है इंटरनल स्ट्रक्चर्स वगैरह वो डिफरेंट है, इंटरनल एनाटॉमी वगैरह सब थोड़ा डिफरेंट है। तो उस आधार पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सेपरेट कर दिया, जो है कि इंसेक्ट्स में से आर्थ्रोपोड्स को हटा दिया और एक अलग कैटेगरी दे दी। तो इस तरीके से इन्होंने इनवर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन किया, ठीक है। उसके बाद इसी फेज में आए कूवियर नाम के एक साइंटिस्ट आए। कूवियर जो थे, कूवियर ने भी कुछ प्रोग्रेस किया, कुछ तरक्की की इस फील्ड में, सिस्टमैटिक्स की फील्ड में, लेकिन वो क्या करते थे, उनका जो था डिपेंडेंट था प्रायरी वेटिंग ऑफ कैरेक्टर्स। डिपेंड्स ऑन प्रायरी वेटिंग ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई प्रायरी वेटिंग ऑफ कैरेक्टर्स क्या होता है, इस टर्म का मतलब क्या होता है। उन्होंने मतलब कि प्रायरी वेटिंग ऑफ कैरेक्टर्स मतलब कैरेक्टर्स हैं, कोई ऑर्गेनिज्म है, उनमें कई सारे तो कैरेक्टर्स होते ही है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जब सपोज कोई 4 कैरेक्टर्स आप ले लीजिए, ठीक है, तो हम उन 4 कैरेक्टर्स में से 2 कैरेक्टर्स को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और बाकी के 2 कैरेक्टर्स को कम महत्व दे रहे हैं इन द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफाई करने के लिए हम 2 कैरेक्टर्स को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और जो है कि और बाकी जो 2 कैरेक्टर है उसको हम कम महत्व दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रायरी वेटिंग ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। तो इस जो तरीका है, जब हम किसी कैरेक्टर्स जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसमें अगर हम जो है कि
कुछ कैरेक्टर्स को दूसरे कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो प्रायरी वेटिंग ऑफ कैरेक्टर्स कहलाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये प्रायरी वेटिंग ऑफ कैरेक्टर्स क्या सही है? क्योंकि क्लासिफिकेशन के लिए तो हमें ओवरऑल कैरेक्टर्स देखने पड़ेंगे, तभी हम उसको प्रॉपरली क्लासीफाई कर पाएंगे, नहीं तो हमारा क्लासिफिकेशन बेकार हो जाएगा, है ना। तो किसी कैरेक्टर को कम महत्व देना, किसी कैरेक्टर को ज़्यादा महत्व देना, ये ठीक नहीं है। तो कुवियर का ये जो तरीका है ये फेल हो गया, ये फेल हो गया। तो उसी में जो है कि ये माना गया आगे कि पोस्टीरियरी वेटिंग ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो ज़रूरी है। फिर आया पोस्टीरियरी वेटिंग ऑफ कैरेक्टर्स पोस्टीरियरी वेटिंग ऑफ कैरेक्टर्स। पोस्टीरियरी वेटिंग ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि नहीं, इसमें पूरी टोटलिटी यानी कि पूरे जो है कि सारे कैरेक्टर्स को एक साथ लेके चलना है क्लासिफिकेशन में, ये कहा गया। पोस्टीरियरी वेटिंग ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब ये हुआ कि इन टोटलिटी सारे कैरेक्टर्स इसमें इंक्लूड किए गए, ठीक है। तो आई होप आपको प्रायरी वेटिंग ऑफ कैरेक्टर्स और पोस्टीरियरी वेटिंग ऑफ कैरेक्टर्स समझ में आ गया होगा। और कुवियर का यही था कि वो उनका जो क्लासिफिकेशन था वो डिपेंड करता था प्रायरी वेटिंग ऑफ कैरेक्टर्स पे, जो कि डिक्लाइन कर गया, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरा लेके चलना है, थोड़ा सा लेके नहीं चलना है, ठीक है। तो ये था फेज 3, इसमें थोड़ा स्लो हुआ, ठीक है, थोड़ा स्लोली चला, कुछ खास इसमें देखने को नहीं मिली चीज़ें, ठीक है, कुछ खास डेवलपमेंट इसमें देखने को नहीं मिला। फिर आया चौथा फेज 4। फेज 4 में क्या हुआ कि डार्विन आए। कौन आए? डार्विन आए अपनी बुक लेके। कौन सी बुक? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इसमें इन्होंने क्या दिया? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कि कैसे कैसे विकास हो रहा है ऑर्गेनिज्म का, कैसे कैसे विकास हुआ उनका, वो पहले किससे कनेक्टेड थे, किससे कनेक्ट कर रहा है, उनका लिंक किससे जुड़ा हुआ है, और वो कैसे 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 एक उनका डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, ठीक है। तो डार्विन लेके आए अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसमें उन्होंने दिया थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो था वो तब ये हुआ जब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आ गया, तब ये कहा गया कि भाई इवोल्यूशन भी तो ज़रूरी है, इवोल्यूशन जानना भी तो ज़रूरी है। क्लासीफाई करने के लिए, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के लिए हमें उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी तो पता होनी चाहिए कि कैसे वो ओरिजिनेट हुआ है, कैसे 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 उसमें डेवलपमेंट हुए हैं। तो फोर्थ फेज जो था वो था द एरा ऑफ डार्विनिज्म। द एरा ऑफ डार्विनिज्म, ठीक। तो ये इवोल्यूशन की थ्योरी लेके आए अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में, तो इवोल्यूशन को भी इंक्लूड कर लिया गया। तो ये था डार्विन का कंट्रीब्यूशन क्लासिफिकेशन में। फिर आता है पांचवा फेज जो है, फिफ्थ फेज में क्या हुआ, जो है राइज ऑफ पॉपुलेशन सिस्टमैटिक्स। राइज ऑफ पॉपुलेशन सिस्टमैटिक्स। राइज ऑफ पॉपुलेशन सिस्टमैटिक्स, ठीक। तो क्या हुआ? पॉपुलेशन सिस्टमैटिक्स का उदय हुआ पांचवें फेज में, ठीक है। पांचवें फेज में पॉपुलेशन सिस्टमैटिक्स का उदय हुआ, और इसमें क्या हुआ कि ये एक न्यू सिस्टमैटिक्स लेके आया। अब क्या है कि पॉपुलेशन है, कोई पॉपुलेशन है, उनमें स्पीशीज़ है, तो स्पीशीज़ में आपस में क्या विविधताएं हैं, आपस में उनमें क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक डिफरेंसेस, जैसे कि मैंने बताया अभी पहले। तो स्पीशीज़ के बीच में भी क्या वेरिएशंस है, ये भी जानना ज़रूरी है, तब तो हम अच्छे से क्लासिफिकेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो जब पॉपुलेशन बायोलॉजी आया तो उसने लाइट डाला, उसने रीशेप कर दिया टेक्सोनॉमी को, ठीक है। पॉपुलेशन बायोलॉजी जब इंट्रोड्यूस हुआ
तो पॉपुलेशन बायोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ, तो अरे पॉपुलेशन में तो एक स्पीशीज़ का जो ग्रुप है वो एक साथ रह रहा है, तो वो पॉपुलेशन है, ठीक है। तो अरे तो स्पीशीज़ में भी तो उनमें भी तो वेरिएशंस है, उनमें स्पीशीज़ में आपस में भी तो डिफरेंसेस है, वो भी तो जानना ज़रूरी है क्लासिफिकेशन के लिए, उनको क्लासीफाई करने के लिए। तो अब पॉपुलेशन बायोलॉजी भी इन्वॉल्व हो गया इसमें, ठीक है। पॉपुलेशन बायोलॉजी जब आया तो अब भाई पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्यों पीछे रह जाए, तो पॉपुलेशन बायोलॉजी आया इसमें, ठीक है। पॉपुलेशन बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर पॉपुलेशन जेनेटिक्स भी आ गया। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, एक पॉपुलेशन है, उसकी सारी जीन्स वगैरह की जो भी स्टडी की जाने लगी, ठीक है, उसके जेनेटिक मेकअप के बारे में जाने लगा। तो अब उसको जीन्स के भी तो कुछ क्वालिटीज़ है, जीन्स में भी तो डिफरेंस है, तो उस आधार पे भी तो क्लासीफाई करना ज़रूरी है। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स ने और ज़्यादा दुरुस्त कर दिया टेक्सोनॉमी को, और ज़्यादा बिल्कुल एकदम क्लियर कट हो गया टेक्सोनॉमी। तो ये है पांचवा फेज, जिसमें पॉपुलेशन सिस्टमैटिक का उदय हुआ पांचवें फेज में। कैसे? पॉपुलेशन बायोलॉजी और पॉपुलेशन जेनेटिक्स के इंट्रोडक्शन की वजह से, जब पॉपुलेशन बायोलॉजी और पॉपुलेशन जेनेटिक्स इंट्रोड्यूस हुआ, तब क्या हुआ, उससे पॉपुलेशन सिस्टमैटिक्स और ज़्यादा दुरुस्त हो गया और ज़्यादा अच्छा हो गया। फिर आता है छठा फेज जो है, सिक्स्थ फेज, ये जो है ये लास्ट फेज है, ठीक है, और ये अब तक चला आ रहा है। इसमें आता है क्लैडिस्टिक्स एंड फिनेटिक्स। क्लैडिस्टिक्स एंड फिनेटिक्स, ओके। तो ये जो क्लैडिस्टिक्स है, क्लैडिस्टिक्स इसको लेके कौन आया, और फेनेटिक्स को लेके कौन आया? क्लैडिस्टिक्स और फेनेटिक्स है क्या, और इसको लेके कौन आया, ठीक है। तो थे कुछ अच्छे महान लोग थे जो ले आए, ठीक है। तो क्लैडिस्टिक्स की शुरुआत की थी हेनिक्स ने। हेनिक्स जो थे ये लेके आए क्लैडिस्टिक्स को 1950 टू 1966 के बीच में, 1950 से 1966 के बीच में, ठीक है, ये लेके आए थे क्लैडिस्टिक्स। फिनेटिक्स लेके आए थे, फिनेटिक्स मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन लेके आए थे सोकल और कैथ, सोकल एंड कैथ, ठीक है। ये कब लेके आए थे? 1963 में लेके आए थे, ठीक है, 1963 में। अब ये क्लैडिस्टिक्स और फिनेटिक्स है क्या? है तो दोनों ही तरीका क्लासिफिकेशन का ही तरीका है दोनों, ठीक है, क्लासिफिकेशन का ही तरीका है, लेकिन है क्या बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट इनके जान लीजिए, क्लैडिस्टिक्स जो था वो हेनिक्स लेके आए थे, और जो फिनेटिक्स है वो लेके आए थे कौन? वो लेके आए थे सोकल और कैथ। तो पहले फिनेटिक्स के बारे में बताती हूँ, क्योंकि ये जो दोनों ही इंट्रोड्यूस हुए, दोनों में ही अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स थे, ठीक है, दोनों का में ही कुछ अच्छाई थी और कुछ बुराइयाँ थी, ठीक है। तो फिनेटिक्स जो था, फिनेटिक्स की बात करें तो फिनेटिक्स में जो क्लासिफिकेशन था उसमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता था सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी ऑफ मॉर्फोलॉजी, यानी कि वही एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जो है, बाहर से दिखने वाले जो कैरेक्टर्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, उसमें भाई क्या सिमिलैरिटी है और उनमें क्या डिसिमिलैरिटी है, उसमें क्या समानता और क्या असमानता है, बाहर से जो भी कैरेक्टर्स दिख रहे हैं उसमें क्या समानता है क्या असमानता है, उसके आधार पे क्लासिफिकेशन फिनेटिक्स में किया जाता है, ठीक है। फिनेटिक्स में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ठीक है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के आधार पे इस पे क्लासिफिकेशन कर दिया गया, ठीक है। It includes the various form of grouping in such a way that organism in the same group is similar to those in other groups and their coordination. तो इसमें क्या हुआ, दिक्कत आई कि सिमिलैरिटी और सिमिलैरिटी बस बाहर से ही देखा गया स्ट्रक्चर, उस आधार पे सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी करके उसको क्लासिफाई कर दिया गया। तो इसमें क्या हुआ कि कई सारी ग्रुपिंग्स में क्या हो गए कि सिमिलर कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं उस ग्रुप के भी ऑर्गेनिज्म में, उस ग्रुप के भी ऑर्गेनिज्म में, तो भाई दोनों उस ऑर्गेनिज्म को उसी ग्रुप में ना रख दिया जाए, लेकिन
तो इस तरीके से क्या हुआ कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस का ही मतलब एक आधार था मॉर्फोलॉजी में, सिमिलैरिटी और डिफरेंस ही आधार था इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। तो ये जो था डिक्लाइन कर गया ये सिस्टम, क्योंकि ये मान्य नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के आधार पे हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हेनिक्स ने दिया था क्लैडिस्टिक्स, अब क्लैडिस्टिक्स में क्या होता है कि क्लैडिस्टिक्स में ओवरऑल कह सकते हैं कि सब कुछ लिया जाता है। एक ऐसा सिस्टम है टैक्सोनॉमी का जिसमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है ग्रुप्स में, क्लेड्स में, जिसे ग्रुप कहते हैं। क्लेड का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। ग्रुप में इसको क्लासिफाई किया जाता है कैसे, पूरे कलेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कि उसके एंसेस्ट्री में भी, उसके पूर्वजों में भी कॉमन थी और अब तक चली आ रही है। ऐसे मतलब पूरा उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी इसमें ले ली जाती है, ठीक है। उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, ठीक है, और उसके पूरे मॉलिक्यूलर और उसकी जेनेटिक और उसकी एनाटॉमिकल क्वालिटी, क्वांटिटी सब क्या है, सब कुछ मतलब अंदर का जो भी स्ट्रक्चर है, उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर, उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसके बायोकेमिकल स्ट्रक्चर, उसके साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, प्लस उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसमें सब कुछ आ जाता है। क्लैडिस्टिक्स में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए अब यही चला आ रहा है, ये जो क्लैडिस्टिक्स है यही चला आ रहा है ट्रेंड अभी तक क्लासिफिकेशन में, टेक्सोनॉमी में, सिस्टमैटिक्स में, ठीक है। तो ये जो है ये ट्रेंड है, ये जो मॉडर्न ट्रेंड है, ये क्या है, मॉडर्न ट्रेंड है। तो ये है 6 phases इन द हिस्टोरिकल रिज्यूम ऑफ सिस्टमैटिक्स, ठीक है। सबसे पहले फेज 1 था जिसमें एरिस्टोटल आए। एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन की शुरुआत की, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा गया। इनका क्लासिफिकेशन का आधार था मॉर्फोलॉजी, ठीक है, और वो जो है कि हैबिटेट के आधार पे इन्होंने क्लासिफाई कर दिया था प्लांट्स और एनिमल्स को। फिर सेकेंड फेज आया जो था कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियस, इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस किया, तो इससे क्या हुआ, इससे थोड़ी ईजी हो गई क्लासिफिकेशन की प्रोसेस। फिर तीसरा फेज आया सेंचुरी ऑफ स्लो मेटामॉर्फोसिस, यहाँ पे थोड़ी धीमी रफ्तार पड़ गई क्लासिफिकेशन की जो प्रोसेस थी उसमें। लेमार्क ने थोड़ा इन्वर्टिब्रेट्स को जो है कि का क्लासिफिकेशन कर दिया, आर्थ्रोपोड्स और इंसेक्ट्स को थोड़ा अलग कर दिया, ठीक है, तो इनका था। और इसमें कुवियर थे, कुवियर ने थोड़ी कोशिश की, थोड़े प्रयास किए, उन्होंने कहा कि प्रायरी वेटिंग ऑफ कैरेक्टर्स लेके आए वो, कि कुछ कैरेक्टर्स को छोड़ दिया जाए, उसके ऊपर जो और कैरेक्टर्स है उसको महत्व दिया जाए क्लासिफिकेशन में, बट वो भी फेल हो गया। तो पोस्टीरियरी वेटिंग ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि टोटैलिटी सारे कैरेक्टर्स को कंसिडर किया जाए, ये कहा गया। फिर फोर्थ फेज आया द एरा ऑफ डार्विनिज्म, ये अपनी बुक लेके आया ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसमें इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया। तो कहा गया कि भाई इवोल्यूशन को भी ऐड किया जाए, क्लासिफिकेशन का आधार उसको भी बनाया जाए। फिर हुआ राइज ऑफ पॉपुलेशन सिस्टमैटिक्स, पॉपुलेशन बायोलॉजी और पॉपुलेशन जेनेटिक्स के इंट्रोडक्शन के साथ ही पॉपुलेशन सिस्टमैटिक्स का भी उदय हो गया, ठीक है, तो और ज़्यादा क्लासिफिकेशन जो है दुरुस्त हो गया। फिर छठा और लास्ट फेज आया जो इसमें 2 लोग आए, 2 साइंटिस्ट, मतलब दो सिस्टम आए, फिनेटिक्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और क्लैडिस्टिक्स। फिनेटिक्स फेल हो गया क्योंकि उसमें सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में जो भी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस थे उसके आधार पे क्लासिफाई किया गया था ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो क्या हो रहा था कि कई ग्रुप में मतलब जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके कैरेक्टर्स जो है कि मैच खा जा रहे थे, तो सही नहीं था, तो वो जो है ड्रॉप आउट हो गया। और लास्ट में बचा क्लैडिस्टिक्स जो कि हेरिक्स लेके आए थे। इसमें सारे कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा गया, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को भी, इंटरनल सारी एनाटॉमी, साइटोलॉजी और जो है कि सब कुछ, एम्ब्रोलॉजी, ओवरऑल हर चीज़, मॉलिक्यूलर बेसिस, जेनेटिक जो भी इन्वॉल्व था सब कुछ उसमें लिया गया और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी इंक्लूड किया गया। तो ओवरऑल अब क्लैडिस्टिक्स का ही ट्रेंड चला आ रहा है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए, सिस्टमैटिक्स में, बायोसिस्टमैटिक्स कह लीजिए, टेक्सोनॉमी कह लीजिए, ठीक है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है सब में। Okay, so that's all for today. In the next video we will discuss a new topic, that is the importance and application of systematics in biology में
सिस्टमैटिक्स का क्या एप्लीकेशन है और क्या उसका महत्व है, क्या उसकी उपयोगिता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ये मैंने जो भी आज पढ़ाया है, बताया है, समझाया है, वो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इसे, ताकि सबके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं 4th सेमेस्टर, तो वो अच्छे से आप दे सके, सब दे सके। और अगर आपको इस टॉपिक का नोट्स चाहिए PDF फॉर्म में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टडीज़ को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। टिल देन, bye bye, have a good day, see you in the next video.